गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सुख श्रेष्ठ एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट के सेशन में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, न्यूज हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। तो बढ़ते हैं क्लास की ओर, देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है। सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की गई है। सतलज यानी ये कहां पर है? यह पंजाब। ओके, पंजाब की सतलज नदी, सतलज यानी पंजाब, पंजाब की सतलज नदी के जो तट का इलाका है यानी तलछट जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं, वहां पर इस प्रकार की एक धातु की खोज की गई है और जिस धातु का नाम रखा गया है टैंटलम। इस धातु का नाम क्या रखा गया है? टैंटलम। टैंटलम, ओके, यह इस धातु की नाम रखी गई है टैंटलम। टैंटलम इसका नाम रखा गया है। खोज किसके द्वारा किया गया है? तो इसकी खोज की गई है, इसकी खोज IIT रोपड़ यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ के जो रिसर्चर्स है इसके द्वारा इसकी खोज की गई है। अब देख लेते हैं आखिर ये टैंटलम का यूज क्या है, इसके क्या यूज है, किस प्रकार की धातु है, थोड़ी डिटेल में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। इसका जो यूज किया जाता है इस प्रकार के धातु का केवल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में इसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा यह क्या है? एक हार्ड, अगर बोला जाए चमकदार संक्रमण यानी लस्ट्रस ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट है ये। इसके अलावा अत्यधिक संचारण प्रतिरोधी का मतलब होता है यह क्या है? कोरोसन। क्या है ये? कोरोसन रेजिस्टेंट। ओके, रेजिस्टेंट है ये, कोरोसन रेजिस्टेंट टाइप के यह एलिमेंट है। तो इसके अलावा ये तो चलिए हो गया कि पंजाब की सतलज नदी में इस प्रकार की एक धातु पाई गई जिसका नाम टैंटलम रखा गया है। अभी हाल फिलहाल में यानी लगातार कुछ महीनों में, जैसे लास्ट मंथ अगर हम सितंबर अक्टूबर को देखते हैं तो भारत में इसके अलावा भी अन्य धातु की खोज की गई है और इससे भारत जो है, हमारा इंडिया जो है, ये किस में चला जाएगा? तो सुपर पावर बन सकता है। और वो धातु कौन कौन से हैं एंड दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम लोगों की क्लास जो है 2 टाइप्स की करंट्स की चलेगी। एक आपका होगा डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और एक आपके केवल क्वेश्चन आंसर्स करवाए जाएंगे। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पॉइंट्स पर चर्चा की जाएगी एज मच एज जितना संभव हो सके। क्लियर? नाउ देन कम टू द पॉइंट। अब मैंने आपको कहा कि टैंटलम तो एक धातु है, इसके अलावा जो अन्य धातु की खोज की गई है वो धातु कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप लोग लिखे वैनेडियम। ओके, वैनेडियम, वैनेडियम इसकी खोज की गई है, वैनेडियम की खोज। ओके, वैनेडियम जो कि डायरेक्ट, ऐसा तो नहीं है कि वैनेडियम जो है डायरेक्ट मिलता है, ऐसा नहीं है। इस किस प्रकार से वैनेडियम को पाया गया? तो आप यहाँ पे एक वर्ड याद कर सकते हैं, वैनेडियम यानी इसकी खोज। सबसे पहले तो इसकी खोज को लिख लें जो किया गया था आपका GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी खोज की गई। और यह किस रूप में था? तो यहाँ पर एक वर्ड आएगा ट्राइटे, एक वर्ड आप बिल्कुल ध्यान से लिखें इसको, टाइटेनोमैग्नेटाइन, मैग्नेटाइन। ओके, टाइटेनोमैग्नेटाइन ये क्या है? टाइटेनोमैग्नेटाइन ये क्या है? यह एक प्रकार की मिनरल है। ओके, ये क्या है? ये वन काइंड ऑफ मिनरल है, मिनरल है। ओके, और यह मिनरल तब आता है, तब पाया जाता है, इससे कब मिलता है यह? अगर इस मिनरल से हमें वैनेडियम, मैंने आपको कभी अभी बताया कि डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि हमें वैनेडियम प्राप्त हो गया। ये क्या है? टाइटेनोमैग्नेटाइन एक मिनरल जो पाया गया इसके द्वारा इसका निर्माण हुआ वैनेडियम का। और ये बनता कब है? तो ये जब ठंडा हो जाता है, यानी अगर आपसे देखेंगे तो ये किस अवस्था में है? पिघला हुआ लावा जब ठंडा हो जाता है। ओके, पिघला हुआ लावा क्या है? ये बहुत तेजी से ठंडा होने पर, लावा जो है तेजी से ठंडा होने पर, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, तेजी से ठंडा होने पर। क्लियर? वैनेडियम किस प्रकार से पाया गया? तो मैंने इस वर्ड को इसलिए मेंशन किया है कि हो सकता है कभी भी आपसे वैनेडियम किस प्रकार से प्राप्त किया गया या किस एस का है, कुछ भी ऐसा पूछा जाए तो ये वर्ड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टाइटेनोमैग्नेटाइन। ओके, इसका संबंध किससे है? वैनेडियम से है। वैनेडियम डायरेक्ट नहीं मिलता है। अब चूंकि इससे पहले वैनेडियम जो है
अगर बात की जाए कि सबसे अधिक वेनेडियम कहाँ मिलता था तो ये चाइना में, लेकिन इस धातु के मिलने से चाइना की नजर कहाँ पे आ गई, इंडिया में आ गई, है ना, कि यहाँ पे तो धातुओं का बहुत सारा भंडार पाया जा रहा है, क्योंकि वेनेडियम, लिथियम, सोने के भंडार ये सभी पाए गए हैं। हम लोग इन सभी पे थोड़ी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका टाइटेनियम। अब बात आती है कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, जीएसआई के द्वारा। और कहाँ से प्राप्त किया गया है, जीएसआई के द्वारा खोज तो किया गया है, जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। यह कहाँ से प्राप्त किया गया, तो गुजरात, गुजरात में क्या है आपका, खंभात की खाड़ी। ओके, खंभात की खाड़ी यानी बे ऑफ खंभात, खंभात की खाड़ी। और खंभात की खाड़ी में ही यहाँ पर क्या होगा, ये अलंग के पास, आपके एग्जाम में हो सकता है अलंग नाम का वर्ड भी दे, तो गुजरात में कहा, अलंग के पास खंभात की खाड़ी। मोहना कहाँ था, अरब सागर। अगर आप तरफ देखेंगे तो मोहना कहाँ है, अरब सागर। और इसी के तलछट में कभी भी अगर कोई भी धातु मिलती है तो नदी के किनारे जो रेत वाला एरिया होता है, बहुत कॉमन से समझिएगा कि रेत वाला जो एरिया होता है वहां से धातु की प्राप्ति की जाती है। ऐसा नहीं है कि खाड़ी है तो बिल्कुल नदी में घुस के ही क्या करेगा, सतलज में पाया गया तो नदी के अंदर जाके नहीं, उसके जो किनारे वाला एरिया होता है, जो तलछट जिसे हम कहते हैं, वहां से धातु की प्राप्ति की जाती है। तो एक वर्ड है गुजरात के पास अलंग, इसको भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है खंभात की खाड़ी ना देकर के ये दे दे। और मुहाना क्या है इसका, अरब सागर, तो वहां से इस प्रकार के धातु जो है वेनेडियम जो है प्राप्त किया गया। नाउ अब बात आती है कि इसको, इसके एक स्पेशलाइजेशन ये है कि 20 डिग्री सेल्सियस में ये क्या रहता है, ठोस कंडीशन में रहता है। 20 डिग्री सेल्सियस में ये ठोस बना हुआ रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस में। ओके, इसके अलावा देखने में किसकी तरह होता है यह, तो चांदी की तरह दिखता है। किस प्रकार का दिखता है यह, देखने में चांदी की तरह होता है, चांदी की तरह। ओके, ये इसकी स्पेशलाइजेशन हो गई, देखने में चांदी नहीं, चांदी की तरह। ओके, देखने में किसके जैसा है, चांदी की तरह, ये ध्यान रखिएगा, देखने में चांदी की तरह, 20 डिग्री सेल्सियस में ठोस रहेगा। इसके अलावा अगर अब बात की जाए इसके यूज की, किसका यूज क्या क्या है, तो एज ए रॉ मटेरियल इसका यूज किया जाता है, रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो हम लोग अब इसके यूजेस को देख लेते हैं। यूजेस है कच्चे माल के रूप में यानी रॉ मटेरियल के रूप में, तो किन किन चीजों में इसका यूज किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक नोट पे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या चीजों में इसका यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले लिखे आप लोग, स्ट्रेंथ स्टील यानी स्टील, स्टील मिश्र धातु के निर्माण के लिए। ओके, मिश्र धातु के निर्माण के लिए। इसके अलावा वेनेडियम का यूज आप और सॉरी, इसके अलावा इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पर बैटरी निर्माण में। ओके, बैटरी, बैटरी निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरी या बैटरी निर्माण में। इसके अलावा आप कर सकते हैं रक्षा और एरोस्पेस यानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, रक्षा और एरोस्पेस, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। आप यहाँ पे परमाणु रिएक्टर कर सकते हैं, परमाणु रिएक्टर, इसके थोड़ी डिटेल जानकारी रख लीजिएगा, जितने भी इंफॉर्मेशन किसी भी एक धातु को पूछ सकता है। अंतरिक्ष यान में इसका यूज किया जाता है, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यान। इसके अलावा ऊर्जा भंडारण, ऊर्जा भंडारण एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में इसकी यूज की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में। ओके, वेनेडियम का यूज किया जाता है। चलिए, अब इसके बात की जाए इसके प्रोडक्शन को लेकर के, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की अगर बात की जाए, प्रोडक्शन को लेकर के, तो सबसे अधिक प्रोडक्शन इसकी कहाँ होती है, सबसे अधिक प्रोडक्शन की अगर बात की जाए चीन, चीन में प्रोडक्शन सबसे अधिक है। उसके बाद आपका साउथ अफ्रीका है यानी दक्षिण अफ्रीका कर ले, दक्षिण अफ्रीका के बाद आपका आ जाएगा रशिया यानी रूस, रूस। चीन में करीब करीब 57% का जो है यहाँ पर इसका जो प्रोडक्शन है, चीन में कितना है, 57% की प्रोडक्शन है। ये हो गई वेनेडियम के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ ये हो गया आपका वेनेडियम के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसके साथ साथ और कौन सा एलिमेंट पाए गए हैं, ये तो हो गया। इसके अलावा कौन सा एलिमेंट है, अब हम लोग देख लेते हैं लिथियम को, लिथियम। ओके, लिथियम,
अगर इसका एटॉमिक नंबर भी पूछा जाए तो क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है इसका एटॉमिक नंबर, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी सकता है। वेनेडियम का आई थिंक 25 करीब होता है, ठीक है। चलिए, तो लिथियम को ध्यान रखिएगा। लिथियम, अब सबसे मेन चीज ये है कि लिथियम जो करीब पाया गया, ये पाया गया जम्मू कश्मीर में, यानी कश्मीर में। कहाँ पाया गया, यह कश्मीर। और जब लिथियम पाया गया, चूंकि ये सब क्या है, एक दुर्लभ धातु है ना, जिसका बोला जाए कि ये सभी धातु जो है चाइना वगैरह में इनका प्रोडक्शन बहुत था, और इसलिए वो सुपर पावर में भी थे। कुछ टाइम पहले जब लिथियम का सबसे ज्यादा अमेरिका में था तो वो सुपर पावर था, लेकिन जब से इंडिया में पाया गया, भारत के कहां पर, कश्मीर में, करीब करीब यहाँ पर 59 लाख टन लिथियम के भंडार मिले हैं। इतने लाख टन जो है लिथियम के भंडार मिले, ओके, लिथियम का भंडार मिला। तो होता क्या है, जब चाइना ने देखा कि इतना ज्यादा लिथियम है, वो तुरंत, उसकी नजर कहाँ आ गई, भारत को। वो देखता रहा, अरे अच्छा, यहाँ पे तो मुझसे कहीं ज्यादा भंडार कहाँ मिल गया, 59 लाख टन बहुत ज्यादा होता है। तो इतना जब भंडार मिला, और ये भी खोज किसकी थी, ये खोज भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। अब बात आती है कि आखिर लिथियम जब यहाँ पाया गया तो इसका यूज है क्या, किस में इसका यूज किया जाता है। तो इसका यूज किस में किया जाता है, इसका यूज किया जाता है आपके रिचार्जेबल बैटरी निर्माण में। रिचार्जेबल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। रिचार्जेबल बैटरी निर्माण, रिचार्जेबल बैटरी के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। एक्चुअली इसका कहने का मतलब ये है, इस रिचार्जेबल बैटरी से ये हो जाएगा कि अभी वर्तमान में जितनी भी कारें यूज हो रही हैं, या पेट्रोल या डीजल का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, भविष्य में क्या हो जाएगा, जब पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल बंद हो जाएगी। और आप अभी भी देख चुके हैं कि मार्केट में जो है बैटरी वाली गाड़ी आ चुकी है, 4 व्हीलर, है ना। तो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो उस समय में एज मच एज लोग जब यूज करेंगे किसका, बैटरी वाले गाड़ी का यूज करेंगे, तो हमारा इंडिया जो है सबसे अधिक पैमाने में बैटरी का निर्माण करेगा। वन ऑफ द सबसे कह सकते हैं कि अधिक बेनिफिशियल किसको हो गया, भारत के पास हो गया, क्योंकि भंडारण क्षमता इसके पास है। तो अधिक से अधिक बैटरी का निर्माण कौन करेगा, भारत करेगा। ये एक तो चलो फायदा हो गया पॉल्यूशन के दृष्टिकोण से भी, कि पॉल्यूटेड नहीं होगा, ये सारी चीजों का। इसके अलावा और एक फायदा ये मिलेगा कि हमारा जो इकोनॉमिक, जो अगर इकोनॉमिकली भी देखें तो ये भी, इसका भी ग्रोथ होगा, है ना। इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से भी देखा जाए तो इसकी भी ग्रोथ होगी। तो ये कुछ इसके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिथियम का यूज आपके साइंस में भी पूछ सकता है कि क्या किसमें किया जाता है। तो वर्तमान समय में रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए लिथियम का यूज जो है किया जाता है, रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस लिथियम के प्रोडक्शन में वर्तमान में भारत जो है, अगर देखा जाए इसके स्टोरेज में, भंडारण में, वर्तमान में भारत जो है किस में आता है, इसके स्टोरेज में, यानी भंडारण की अगर बात की जाए तो भारत जो है आपका वो 3rd रैंक है, 3rd रैंक पर है, 3rd रैंक, ओके। भारत की कंडीशन क्या है, तो 3rd रैंक है इसकी, 3rd रैंक है, ओके। नाउ अब लिथियम, ये भी देखने में किसके जैसा है, नरम, जो काफी सॉफ्ट होता है, चांदी की तरह, ठीक है। ये भी देखने में किसकी तरह होता है, नरम चांदी, यानी आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट सिल्वर की तरह, नरम चांदी, नरम चांदी जैसा क्या होता है, ये भी नरम चांदी जैसा, यह सफेद धातु होता है, ओके। सफेद धातु, क्लियर, नरम चांदी जैसा सफेद धातु। एनी डाउट। नाउ ये तो हो गई आपको लिथियम को लेकर के। अब भारत में जो पाया गया है, एक और आपका जो खनिज है वो है सोने का भंडार भी पाया गया है ना। सोने का भंडार, सोने का भंडार कहाँ पाया गया है, देख लेते हैं। सोने के भंडार ये कहाँ पाया गया है, रिसेंटली इसकी भी खोज की गई है, और ये भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। इसकी खोज भी किसकी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही की गई है, GSI द्वारा ही की गई है। और अभी कहाँ पाया गया है, उड़ीसा के 3 एरियाज हैं, उड़ीसा के। और कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, तो देवगढ़ है एक, देवगढ़ हो गया, क्योंझर हो गया, क्योंझर, ओके। इसके अलावा आपका आ जाएगा एक आपका एरिया और है मयूरभंज, मयूरभंज। यहाँ पर क्या की गई है, सोने के भंडार की खोज की गई है। अब बात अगर की जाए कि सबसे अधिक सोने का प्रोडक्शन भारत में कहाँ होता है, तो कहाँ होगा, कर्नाटक में, कर्नाटक में। और कर्नाटक में कहाँ किया जाता है, तो आपका कोलार हो गया, ऊटी हो गया, हुट्टी हो गया, इन जगहों पर। सेकंड पोजीशन पर कौन है, सोना के प्रोडक्शन में सेकंड पोजीशन कौन है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओके। एंड थर्ड पोजीशन पर कौन है, आपका झारखंड हो जाए, झारखंड, क्लियर।
तो ये कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आपके किससे हो गए, धातुओं से संबंधित हो गए। तो नोट्स बनाएंगे तो जितने भी धातु है उन सभी को एक जगह बनाने की कोशिश कीजिएगा, एक जगह। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, आते हैं कि किन किन पॉइंट्स पे हम थे। हाँ, हम लोगों को किसकी मिली है, टैंटुलम की धातु की पता चली है, पंजाब की सतलज नदी, वैनेडियम का कुछ टाइम पहले पता चला है, लिथियम का पता चला है और सोने के भंडार भी पता चले हैं। ये इंफॉर्मेशन याद रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को आईसीसी ने अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, किसको किया गया है, ट्रांसजेंडर खिलाड़ी को। चलिए मुद्दा क्या है देख लेते हैं और क्यों किया गया है। आईसीसी, इस वर्ड को ध्यान रखना है सबसे पहले, आईसीसी। ओके, आईसीसी। अगर बात की जाए कि आईसीसी के चेयरमैन कौन है वर्तमान में, ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले। ओके, ग्रेग बार्कले इसके चेयरमैन है। तो सबसे पहले तो ये नाम लिख लें। आईसीसी के बोर्ड ने क्या किया है, एक नया लिंग पात्रता नियम को लागू किया। ओके, नया लिंग पात्रता नियम को इसने लागू किया और इस नियम के तहत ही ट्रांसजेंडर खिलाड़ी को आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट से में क्या कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। अब इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। आपने इमेज में किसी एक ट्रांसजेंडर का आपने इमेज भी देखा है, वो कौन है क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। ट्रांसजेंडर खिलाड़ी जो किसी भी, सपोज कोई ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है और अगर उसने अपना जेंडर चेंज किया हो, यानी अगर वो मेल से फीमेल में कन्वर्ट होता है, तो उसे, इस प्रकार के खिलाड़ियों को, इस प्रकार के ट्रांसजेंडर्स को क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। पुरुष यौवन से गुजर चुके हैं या फिर उन्होंने क्या किया है, अपना जेंडर चेंज किया हो, तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला खेलों में प्रतिस्पर्धा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस लाइन को जरूर ध्यान रखिएगा कि उसकी क्राइटेरिया क्या रखी गई है। क्राइटेरिया क्या है, जो किसी भी प्रकार के पुरुष यौवन से गुजर चुका है, इसके अलावा अगर उसने क्या किया है, उस खिलाड़ी ने अपने मन से क्या किया, उसने पुरुष से अगर मेल, अगर ये क्या किया, अगर इसने पुरुष से अगर यह महिला में कन्वर्ट होता है, ठीक है, अगर इसने क्या किया, अपना जेंडर चेंज करवा लिया हो। ओके, ये कंडीशन भी है, पुरुष से महिला, पुरुष से महिला, एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन है पुरुष यौवन से गुजर चुका हो। ओके, तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला खेलों से प्रतिबंधित कर दिया गया है, भले ही उन्होंने सर्जरी या लिंग परिवर्तन उपचार कराया हो या ना हो। समझ में आ रहा है, भले ही उसने सर्जरी करवाया हो या नहीं करवाया हो, इट डजंट मैटर। क्लियर, जेंडर चेंज किया है या पुरुष, किसी भी पुरुष यौवन से गुजरा है, तो ये उसकी सिचुएशन हो गई। अब बात आती है कि ये किस आधार पर निर्णय लिया गया। तो यह निर्णय जो है कनाडा के डैनियल मैकगेही, कनाडा की है डैनियल मैकगेही, जिनका जन्म हुआ है कब, 14 अप्रैल 1994। कहां पर हुआ था, इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। ओके, और ये कब आ गई थी, ये कनाडा आ गई 2020 में। ये कनाडा कब आई, 2020 में क्या हुआ, ये कनाडा आ गई, क्योंकि कनाडा जो आप ये वर्ड देख रहे हैं, ये यहां से यहां कब आई, 2020 में। और इन्होंने 2021 में अपना क्या किया, इन्होंने एक, हम कह सकते हैं कि ये कन्वर्ट हो गई थी। कन्वर्ट किस सेंस में, कि इन्होंने अपने आप को पुरुष से महिला में कन्वर्ट किया था। जैसे देखिए, कनाडा की जो डैनियल मैकगोही है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भाग लेने वाली ये पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनने के 2 महीने के बाद यह निर्णय आया है, जब उन्होंने ब्राजील के खिलाफ महिला T20 मैच में भाग लिया था। ओके, और इतना ही नहीं, इनको क्या किया गया है, या किसी भी ट्रांसजेंडर को जो इस कंडीशंस पे हैं, उनके लिए तैराकी, साइकिलिंग, एथलेटिक्स, रग्बी लीग, रग्बी यूनियन जैसे अन्य खेलों में विशिष्ट महिलाओं की प्रतियोगिता में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। विशिष्ट महिलाएं यानी जो एक नॉर्मली जो महिलाएं हैं उनके खेलों, क्योंकि ऐसा जो बोर्ड का कहना है कि ये महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसा किया गया है। क्लियर है। अब बात आती है, चूंकि इनको लेकर के मैंने भी बताया कि कहां से, ऑस्ट्रेलिया से कनाडा शिफ्ट हो गई थी, और इन्होंने 2021 में इन्होंने क्या किया, सर्जरी करवाया। ओके, और सर्जरी के बाद ये पुरुष से महिला बन गई। सर्जरी करवाया इन्होंने, सर्जरी, और उसके बाद ये पुरुष से महिला बन गई। क्लियर, महिला बन गई।
इनकी उपलब्धि तो बहुत रही कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली, है ना, ये खिलाड़ी रही हैं, उपलब्धि बहुत रही। लेकिन अब ये चूंकि इन्होंने भी क्या किया, संन्यास ले लिया है, आप इनका स्टेटमेंट भी सुन रहे होंगे, इन्होंने भी क्या किया है, संन्यास ले लिया है, इनको प्रतिबंधित कर दिया गया, तो संन्यास लेना ही पड़ेगा। तो ये कंडीशन है किसको लेकर के, तो ट्रांसजेंडर्स को लेकर के ये कुछ कंडीशंस हैं। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं आईसीसी वनडे जो आपका वर्ल्ड कप अभी किया गया है, अभी हाल फिलहाल 19 नवंबर को जो हुआ है फाइनल वर्ल्ड कप, कब हुआ है आईसीसी का वर्ल्ड कप, इससे संबंधित कुछ न्यूज को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। आईसीसी वर्ल्ड कप, ओके, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप फाइनल कब किया गया, इसका फाइनल कब हुआ, 19 नवंबर। कहां खेला गया था यह, तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, ओके, अहमदाबाद में। नाउ ये हो गई। अब बात आती है, चूंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में क्या है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री वो भी भारत के दौरे पर आए हुए थे, जिनका नाम क्या है, रिचर्ड मार्ल्स। क्या नाम है उनका, रिचर्ड मार्ल्स। इनकी भी उपस्थिति रही, रिचर्ड मार्ल्स, रिचर्ड मार्ल्स, ओके। कौन थे ये ऑस्ट्रेलिया के कह सकते हैं कि डिप्टी पीएम, ओके, डिप्टी पीएम प्लस ये डिफेंस मिनिस्टर, प्लस डिफेंस मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, ओके, डिफेंस मिनिस्टर, इनकी उपस्थिति रही। इसमें इस वर्ल्ड कप में विजेता कौन था, इस वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा, ओके, एंड उपविजेता कौन था, भारत था। उपविजेता कौन रहा, भारत यानी इंडिया रहा, इंडिया रहा उपविजेता, ठीक है। मैन ऑफ द मैच किसको बोला गया, मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड, ट्रेविस हेड कहां का है, ऑस्ट्रेलिया का है, जाहिर सी बात है। एंड मैन ऑफ द सीरीज कौन, विराट कोहली, विराट कोहली, ओके। एंड मैन सबसे सर्वाधिक रन बनाने वाले, सर्वाधिक रन किसने बनाया, विराट कोहली ने। एंड सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी न्यूजीलैंड के खिलाफ, मोहम्मद शमी न्यूजीलैंड के खिलाफ। और इन्होंने क्या किया था, इसी विकेट के कारण इन्होंने भारत को कहां पहुंचा दिया था, फाइनल में पहुंचा दिया था, फाइनल में पहुंचा दिया था, ठीक है। और मोहम्मद शमी के गांव अमरोहा में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा मिनी स्टेडियम का निर्माण भी किया जा रहा है, जो कि उनका पैतृक निवास है अमरोहा, वहां पर किया जा रहा है। और ओपन जिम भी खोला जाएगा। तो खैर ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आपके आईसीसी वर्ल्ड कप को लेकर के हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और कोई इंफॉर्मेशन, चलिए ये हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज में आते हैं, क्या है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने पहली स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण, ओके, किसका किया है, पहली एंटी शिप मिसाइल। नाउ देख लेते हैं क्या क्या है डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ जिसकी स्थापना कब की गई है, 1958 में इसकी स्थापना की गई है। और इसके चेयरमैन की अगर बात की जाए तो कौन है, इसके चेयरमैन कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत, डॉक्टर समीर वी कामत इसके चेयरमैन है, ठीक है। और नौसेना किसके द्वारा, भारतीय नौसेना ने, इन दोनों ने मिलकर पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी शिप मिसाइल, ओके, नौसेना एंटी शिप मिसाइल जो है इसका परीक्षण किया गया है। और इसका परीक्षण जो है वो किसके द्वारा किया गया है, चलिए इसका परीक्षण जो है किसके द्वारा किया गया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसका परीक्षण जो है सी किंग, या फिर चलिए वो आगे भी हमें मिल जाएगा, आगे हम लोग ने ड्रिल में किया है, इसको आगे देख लेते हैं क्या है। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब कितनी है, 500 किलोमीटर है। और जो रूसी क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की 350 से लेकर 400 किलोमीटर मारक क्षमता से ज्यादा है। मार्च 2023 में भारतीय नौसेना ने आईएनएस विशाखापत्तनम से MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था।
अब हम लोग आते हैं इसके डिटेल पर कि ये किस प्रकार की मिसाइल है, इसका किस प्रकार से परीक्षण किया गया है। चलिए, तो इसका जो परीक्षण किया गया है, हम लोग पैक न्यूज में आते हैं, इसकी परीक्षण को आप लोग लिख लें सी किंग। इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? सी किंग के द्वारा। सी किंग कौन सा हेलीकॉप्टर है? सी किंग 42B हेलीकॉप्टर। ओके, इस हेलीकॉप्टर के द्वारा उसका जो है परीक्षण किया गया है। उद्देश्य क्या है? जो मिसाइल तकनीक है उसमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किस उद्देश्य से किया जा रहा है? क्योंकि क्या है, यह स्वदेशी रूप से विकसित है, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य है। नाउ अब इसकी फर्स्ट परीक्षण की बात की जाए कि इसका फर्स्ट, चूंकि परीक्षण के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट जो परीक्षण की गई थी, फर्स्ट परीक्षण यानी टेस्टिंग, फर्स्ट टेस्टिंग इसकी कब की गई थी? मई 2022 में, यानी लास्ट ईयर की गई थी फर्स्ट टेस्टिंग। ओके, तब उस समय में ये किस प्रकार की मिसाइल थी? ये शॉर्ट रेंज मिसाइल थी। ओके, शॉर्ट रेंज मिसाइल यानी SRM। शॉर्ट रेंज मिसाइल का मतलब हो गया कि इसकी जो दूरी, जो रेंज थी, उसकी रेंज कितनी थी? 55 किलोमीटर इसकी रेंज थी, 55 किलोमीटर। एंड इसकी टेस्टिंग कहां से की गई थी? उड़ीसा के चांदीपुर। टेस्टिंग कहां से की गई थी? उड़ीसा चांदीपुर। ओके, चांदीपुर इसकी फर्स्ट टाइम जो की गई, चूंकि ये शॉर्ट रेंज था और वेट अगर बोला जाए तो करीब 380 kg इसकी वेट थी। रेंज ये हो गया 55 एंड वेट इसकी 380 kg की थी। ओके, अब इस तकनीक में जो नया ऐड किया गया, चूंकि ये क्या हो गया, ये तो लास्ट ईयर किया गया था, फर्स्ट इसका परीक्षण किया गया, फर्स्ट टेस्टिंग की गई। उसके बाद इसकी सेकंड टेस्टिंग क्या थी? ये जो मार्च में की गई। अगेन इसकी टेस्टिंग कब हुई? मार्च में ये टेस्टिंग की गई, मार्च में। ओके, मार्च में। नौसेना कहां से? INS विशाखापत्तनम से मीडियम रेंज, वो क्या है? शॉर्ट रेंज है, ये मीडियम रेंज है, और अभी जो किया गया है ये लॉन्ग रेंज की है। ये क्या है? लॉन्ग रेंज है। कितनी है इसकी मारक क्षमता? 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर है ना। और इतनी ही कितनी किसके बराबर है? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है, यानी कहाँ की है? वो तो रूस की है, उस टेक्नोलॉजी के बराबर है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि रूस की अगर ब्रह्मोस टेक्नोलॉजी इतना काम कर रही है तो हम भी उससे आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है, तभी स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया गया। तो कहीं ना कहीं किसके बराबर हो गया? ये कहीं ना कहीं किसके बराबर हो गया? ब्रह्मोस के बराबर हो गया, यानी हम अदर कंट्री से अपने को कंपेयर कर सकते हैं, है ना, स्वदेशी रूप से विकसित करने के बावजूद। तो अब इसकी बात आती है, चूंकि ये फर्स्ट वाला किया गया शॉर्ट रेंज, सेकंड वाला किया गया मीडियम रेंज, एंड ये जो अभी किया गया है ये आपका है लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। ओके, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी क्या क्या दी गई? इसमें नई अगर बात की जाए, न्यू टेक्नोलॉजी इसमें क्या क्या ऐड थी, तो जैसे आप इसको कर सकते हैं कि हेलीकॉप्टर जो है स्वदेशी हेलीकॉप्टर में जो है स्वदेशी रूप से विकसित एक लॉन्चर को लगाया गया। इस हेलीकॉप्टर को जो लॉन्च किया गया, लॉन्चर क्या था? स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्चर। विकसित लॉन्चर को लगाया गया, लॉन्चर। ओके, ये रहा लॉन्चर रहा आपका। इसके अलावा लॉन्चर, क्योंकि कोई भी मिसाइल हो, अगर कोई भी मिसाइल इस लॉन्चर के, ओके, कोई मिसाइल कितनी मतलब प्रभावशाली होगी वो उसकी किस पर डिपेंड करती है? इसी गाइडेंस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है। मिसाइल कितनी सक्सेसफुल है या प्रभावशाली है, ये किस पे या कितनी प्रभावी होगी किस पे डिपेंड करेगा? वो इसी गाइडेंस मिसाइल पर, है ना। किस पे डिपेंड करेगा? यह गाइडेंस टेक्नोलॉजी पर यह डिपेंड करेगा। क्लियर? नाउ ये हो गया। अब हमें देखना है कि इसमें एक्चुअली इसकी क्या खासियत और है। इसकी एक स्पेशलाइजेशन और ये कि ये क्या है? सी स्कीमिंग। ओके, सी स्कीमिंग। ओके, ये वर्ड सी स्कीमिंग, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, सी स्कीमिंग। आखिर ये वर्ड का मीनिंग क्या है? क्या होता है इसका मतलब? सी स्कीमिंग मतलब क्या होता है? जब कोई मिसाइल, सपोज कोई मिसाइल है, इसका अर्थ देख लीजिए क्या होता है। कोई मिसाइल है और वो मिसाइल है, कोई भी मिसाइल है, और वो ये इस समुद्र के सतह से जैसे ऊपर जा रही है। मिसाइल है, समुद्र की सतह से जब ऊपर जा रही होती है तो ये कुछ फीट की दूरी पे होती है, कुछ फीट हो या मीटर की दूरी पर ही होती है। यानी समुद्र का सतह अगर ऐसे है तो कुछ फीट या मीटर
इतने ही ऊपर पर क्या होगी, ये तेजी से उड़ते हुए जाती है। अब जब चूंकि इसकी हाइट समुद्र से बहुत ऊपर नहीं है तो रडार के रेंज में ये नहीं आ पाती है। इसकी सबसे ये बेस्ट जो वो कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन या न्यू टेक्नोलॉजी जो अभी है इसकी यही है कि इसकी खासियत सी स्कीमिंग है, जो आपके समुद्र के सरफेस से कुछ फीट या कुछ मीटर की दूरी पर ये काफी तेजी से या उसकी ऊंचाई पे काफी तेजी से ये उड़ के जा सकती है, जो कि रडार के रेंज में नहीं आती है। और रडार के रेंज में नहीं आएगा तो दुश्मन के द्वारा मार के गिराया नहीं जा सकेगा, इसलिए इसकी सबसे बेस्ट खासियत यही होगा, है ना, तो गिरा नहीं सकता। तो यह तकनीक किसके पास, ये तकनीक वर्तमान में भारत के ब्रह्मोस मिसाइल में ये टेक्नोलॉजी है। वर्तमान में किसमें है, भारत के ब्रह्मोस मिसाइल में, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसमें यह टेक्नोलॉजी अभी वर्तमान में है। क्लियर नाउ, ये हो गई आपकी डीआरडीओ की जो आपकी सैन्य प्रणाली। नाउ नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल चूंकि जब शब्द आया है तो सबसे पहले ये ध्यान रखें पश्चिम बंगाल को लेकर के, ममता बनर्जी कौन है, वहां की मुख्यमंत्री है। नाउ पश्चिम बंगाल को मैप में देखें और यहाँ पर जो कुछ आप इस तरह से, ये मैप ऐसा है, ठीक है, ये आप थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसको मैं रेड से चला रही हूँ, मैप इस प्रकार से है पश्चिम बंगाल का। ओके, ये मैप आपका ऐसा है, इस प्रकार का ये मैप है, इसको ध्यान रखिएगा, ये मैप आपका कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। जितने भी रेड से ये हैं पूरा यहां से यहां तक आप देख रहे हैं, ये आपका हो गया आपका पश्चिम बंगाल वाला एरिया। अब बात की जाए कि पश्चिम बंगाल किन अन्य देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो सबसे पहले बांग्लादेश, उसके बाद आपका नॉर्थ में क्या हो जाएगा, नेपाल एंड भूटान, यानी 3 देशों के साथ बांग्लादेश जो है सीमा साझा करता है, 3 देशों के साथ, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। नाउ कितने राज्यों के साथ ये सीमा साझा कर रहा है, कितने राज्य हो गए, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मेघालय, सॉरी असम। ओके, तो ये कितने हो गए, कितने ऐसे राज्य हो गए, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, ओके, सिक्किम के साथ एंड असम के साथ, ये 5 हो गए, सिक्किम एंड असम के साथ। मैप को देखिए और बिल्कुल दिमाग में बैठा करके रखिए कि किन देशों के साथ ये सीमा को साझा करता है इस मैप के थ्रू। अब बात आती है कि यहाँ पर किसको बनाया गया है, सौरभ गांगुली को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन्होंने, सौरभ गांगुली ने किसका स्थान लिया है, सौरभ गांगुली ने किसका स्थान लिया है, इन्होंने शाहरुख खान का जगह लिया है, शाहरुख खान का, इन्होंने शाहरुख खान का जगह लिया है। ओके, इनकी जगह पर किनको बनाया गया है, इनको जगह पर किसको बनाया गया है, तो शाहरुख खान की जगह पे अब सौरभ गांगुली आ गए हैं। सौरभ गांगुली जो कि भारतीय क्रिकेटर के क्या है, ये पूर्व कप्तान रह चुके हैं, है ना, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, इनके बारे में तो पहला ये लिख लें। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, इसके अलावा कप्तान तो थे ही, और ये बीसीसीआई के, बीसीसीआई, ओके, बीसीसीआई के ये पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। बीसीसीआई, बीसीसीआई के क्या रह चुके हैं, ये पूर्व चेयरमैन, यानी पूर्व चेयरमैन, अध्यक्ष, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष। अगर बात की जाए वर्तमान में बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है, क्या चेयरमैन कौन है वर्तमान में, कौन है, रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी, ओके। एंड सचिव कौन है, सचिव कौन है, काफी चर्चित नाम है, जय शाह, अमित शाह के बेटे, जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके बेटे कौन है, जय शाह, और ये क्या है, सचिव है, जय शाह, ये सचिव है वर्तमान में। ओके, नाउ अब बात आती है कि ममता बनर्जी ने इनको जो नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, इसकी अनाउंसमेंट उन्होंने कब किया, क्या सिचुएशन था, क्या चल रहा था उस समय, तो इन्होंने इसके अनाउंसमेंट कब किया है, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, जो कि कोलकाता में, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट कोलकाता में किया गया। इसी समय में जो हमारी सीएम हैं ममता बनर्जी के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया, क्या कि सौरभ गांगुली को क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, इन्होंने अब इस समिट में, समिट क्या है, तो ये बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस समिट है, जिसमें जैव ईंधन को बढ़ावा देने वाली पहल, दीघा में एक उप समुद्र केबल भी शुरू की गई, लैंडिंग स्टेशन भी शुरू किया गया। तो खैर ये कुछ जो है उसके अंतर्गत कुछ प्रोग्राम किए गए हैं। इट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट राइट नाउ।
राइट नाउ इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ओके नाउ अब बात आती है, चूंकि इस ग्लोबल समिट में हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक कौन है, मुकेश अंबानी, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, गए थे, पार्टिसिपेट किए, भाग लिए थे। और उन्होंने कहा कि 3 साल के लिए वो कितना देंगे पश्चिम बंगाल को, 20,000 करोड़ रुपए। ओके, मुकेश अंबानी के द्वारा कितना बोला गया, 3 साल के लिए कितना दे रहे हैं वो पश्चिम बंगाल को, 20,000 करोड़। ओके 20,000 करोड़, क्लियर, 20,000 करोड़ जो है देंगे, कितने ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं। उत्तरकाशी में ढही सिलक्यारा सुरंग। उत्तरकाशी यानी कहां पर है ये, उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है, सिलक्यारा बैंड बारकोट सुरंग, जो किस परियोजना पर आधारित था, यह 4 धाम महामार्ग परियोजना पर। आपसे एग्जाम में सीधा पूछ लेगा कि सिल्क क्यारा जो सुरंग है यह किस परियोजना पर आधारित था, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट यह पूछ सकता है। तो किस परियोजना का हिस्सा रहा है यह, 4 धाम महामार्ग परियोजना, जो कि आपकी यमुना कहां से निकलती है, यमुनोत्री से, है ना। तो यमुनोत्री को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा था। हालांकि निर्माण कंडीशन में ही ये क्या हो गया, ढह गया, जिसमें करीब कुछ मजदूर जो है इसके अंदर फंस गए हैं। काम भी चालू है इसको रेस्क्यू करने के लिए, और 40 मजदूर जो है करीब करीब इसमें फंसे हुए हैं, है ना। निर्माण के कंडीशन में ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है वहां पर बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं ना कि उस सुरंग होने का कारण ये रहा या ढह गया, तो उसके पीछे अभी एक एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, एक अनुमान ही लगाया जा रहा है कि शायद वहां की जो चट्टाने हैं कुछ कमजोर थी या ढलान था, कुछ इस प्रकार से अभी भिन्न भिन्न अनुमान ही लगाए जा रहे हैं। चलिए इसका एक एग्जैक्ट रीजन क्या है अभी तक फाइंड आउट नहीं हो पाया है। ये तो हो गई सिलक्यारा सुरंग। इसके अलावा भारत में कुछ अन्य सुरंगों को भी हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन से सुरंग है भारत में, अटल सुरंग, अटल सुरंग भारत में कौन सी है, अटल सुरंग, जिसे हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं, रोहतांग सुरंग के नाम से, रोहतांग। ओके, रोहतांग सुरंग, रोहतांग सुरंग के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसका निर्माण कहां किया गया है, हिमाचल प्रदेश। निर्माण कहां है, हिमाचल प्रदेश में। किस मार्ग पर है, लेह मनाली, लेह मनाली मार्ग, लेह मनाली राजमार्ग पर। ओके, और लेह मनाली राजमार्ग के साथ साथ रोहतांग दर्रे पर है, इसको ध्यान रखिएगा, रोहतांग दर्रे पर। ओके, इसलिए इसको रोहतांग सुरंग भी बोला गया है, रोहतांग दर्रे पर, रोहतांग दर्रे के नीचे इसको निर्माण किया जा रहा है, रोहतांग दर्रे के नीचे। अब इसकी स्पेशलाइजेशन ये है कि ये जितनी हाइट पे बनाई गई है उतनी हाइट पर बनने वाला ये विश्व का सबसे बड़ा सुरंग है। इसकी हाइट कितनी है, इसकी लंबाई तो 9.02 किलोमीटर है, एंड ये हाइट की अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में करीब करीब 10,000 फीट, 10,000 फीट इतनी ऊंचाई पर, यानी विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो है इतनी ऊंचाई पर, ऐसा इसका निर्माण किया गया है। इसको ये इसके स्पेशलाइजेशन क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। नेक्स्ट सुरंग की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट कौन सा आएगा, नेक्स्ट है आपका पीर पंजाल सुरंग, पीर पंजाल सुरंग। ओके, पीर पंजाल सुरंग। नाउ अगर इस पे बात की जाए तो ये कितनी है, 11.2 किलोमीटर, और ये कहां से कहां तक है, तो यह आपका आएगा काजी मुंड टू बारामूला, काजी मुंड टू बारामूला। ओके, बारामूला, बारामूला, ये हो गई आपकी काजी मुंड टू बारामूला। तो ये पीर पंजाल। इसके अलावा कुछ और सुरंग है, जैसे जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग, चलिए मैं यहां लिख देती हूं, जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग। ओके, अगर बात की जाए कि इसकी हाइट कितनी है जवाहर सुरंग की, तो 2.85, ज्यादा नहीं है, 2.85 ही है। ओके, और ये कहां से कहां तक, इसको बनिहाल सुरंग भी बोला जाता है, जवाहर सुरंग को बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है, बनिहाल, बनिहाल सुरंग, जो कि आपकी कहां से कहां तक है, या कहां से कहां तक आप देख ही सकते हैं, 2.85 पे तो कहां से होगा, श्रीनगर से जम्मू, कहां से है, श्रीनगर से जम्मू, श्रीनगर टू जम्मू को जोड़ता है, जम्मू। ओके, श्रीनगर से जम्मू को जोड़ने वाला यह सुरंग है। क्लियर। नाउ
नेक्स्ट है आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ये भी एक सुरंग है आपका, जिसे कि चनाने, इसे मैं कहाँ मेंशन करूं, चलिए यहां लिख देती हूँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यह सुरंग, ओके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जिसे ये कितनी है 9.3 किलोमीटर, और भारत की सबसे लंबी ये सड़क सुरंग है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, भारत की सबसे लंबी क्या है, सड़क सुरंग, ओके, सड़क सुरंग, ये ध्यान रखिएगा, सड़क सुरंग भारत की सबसे लंबी है। और पीर पंजाल जो है ये भारत की सबसे लंबी रेल परिवहन वाली सुरंग जो है, पीर पंजाल भारत की सबसे लंबी रेल परिवहन सुरंग, ओके। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट। द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है। एक्चुअली इसको जो आपको दिया गया है सशस्त्र बल है ना, आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्सेस की प्लैटिनम जुबली 75 इयर्स पूरे होने पर क्या किया गया है, प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। क्यों दिया गया है, किन क्षेत्रों में दिया जाता है, अगर कोई भी सैन्य यूनिट हो, किसी भी सैन्य यूनिट ने अगर शांति और युद्ध के दौरान राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवा के लिए यह जो है आपका क्या दिया गया है, कॉलर अवार्ड दिया गया है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। सबसे पहले भारतीय नौसेना को कब दिया गया था, 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रेसिडेंट कलर जो है प्राप्त करने वाली पहली भारतीय सशस्त्र सेना थी। प्रेसिडेंट कलर को निशान के नाम से भी जानते हैं। दैट्स एनफ, नाउ कम टू द नेक्स्ट। किश्तवाड़ जिले के केशर को, यानी किश्तवाड़ जिला यानी कहाँ हो गया, जम्मू कश्मीर है ना, किश्तवाड़ यानी जम्मू है ना, किश्तवाड़ यानी जम्मू, ओके, जम्मू कश्मीर जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के किसको किसको दिया गया था, पश्मीना को दिया गया था। एक वहां पे चिकरी की लकड़ी काफी चर्चित है, चिकरी की लकड़ी, इसे भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, पश्मीना को, चिकरी की लकड़ी को, और अब किसको है, केसर को भी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। प्रसिद्ध कवि, गीतकार और सीबीएफसी प्रमुख कौन है, प्रसून्न जोशी के द्वारा दो पलकों की छांव में पुस्तक का विमोचन किया गया। आखिर ये दो पलकों की छांव जो पुस्तक है किसके द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह पुस्तक है डॉक्टर हेमा जोशी के द्वारा, जो कि उनके स्वयं के जीवन में एक काल्पनिक वृत्तांत पर आधारित है, और दो भारतीय शहरों पर, एक शहर का नाम है आपका अल्मोड़ा और दूसरा है प्रयागराज। इनकी जो एजुकेशन, एक्चुअली मूल रूप से तो ये उत्तराखंड की रहने वाली है, लेकिन इनकी जो एजुकेशन है, ये आप कह सकते हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की गई थी, जहां पर उन्होंने अंग्रेजी के विभाग से डीफिल करने वाली, ये क्या है, डीफिल करने वाली ये पहली महिला भी बनी है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, लश्कर ए तैयबा को इजराइल ने आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया है। क्यों, लश्कर ए तैयबा ये वही संगठन है जिसने 26/11 हमले का कौन है जिम्मेदार, लश्कर ए तैयबा, ओके। नाउ इजराइल केवल उन आतंकी संगठनों को सूचीबद्ध करता है जो उसके खिलाफ या भारत में सक्रिय रूप से काम कर रहे अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है, लश्कर की स्थापना कब की गई थी, लश्कर की स्थापना 1990 में किसके द्वारा, मोहम्मद हाफिज सईद ने पाकिस्तान, मुद्रिज पाकिस्तान में किया था, लश्कर ए तैयबा। नेक्स्ट है, इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है, कश्मीर में जो भी सेना है यानी भारतीय सेना, उन पर हमला करना। लेकिन कुछ अगर पिछला कुछ रिकॉर्ड देखा जाए तो इसे पाकिस्तान समर्थित सबसे घातक आतंकवादी संगठन में से एक माना जाता है पिछले कुछ वर्षों से। पाकिस्तान के द्वारा तो खैर समर्थन मिलता ही है। नेक्स्ट है, 21 नवंबर को नई दिल्ली में भारत और लिथुआनिया द्वारा 9वां विदेश कार्यालय परामर्श FOC जो है यह आयोजित किया गया है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष बलों के बीच कौन सा अभ्यास किया गया है, ब्रज प्रहार, ओके, ब्रज प्रहार ये जो है किया गया है, किसके किसके बीच में है, तो भारत और अमेरिका के बीच में। यह अभ्यास कहाँ किया गया है, तो मेघालय के उमराई, मेघालय के उमरोई में। ये कौन सा संस्करण रहा,
ये 14th संस्करण था, 14th संस्करण, 14th एडिशन। ओके, इसका आरंभ कब किया गया था, इसका स्टार्टिंग किया गया है, फर्स्ट एडिशन जो की गई थी, इसकी फर्स्ट एडिशन वो हुई थी आपकी 2010 में। एंड इसकी 13th यानी कह सकते हैं जो, क्योंकि 14th इस साल है तो 13th एडिशन इसकी कब की गई है, 13th एडिशन लास्ट ईयर कहाँ किया गया था, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश में किया गया, हिमाचल प्रदेश में। हालांकि अब इनके बीच में ऐसा चल रहा है कि ये वार्षिक तो होगा ही, वार्षिक यानी अगर एक साल इंडिया में होता है तो दूसरे साल अमेरिका में होगा, इस तरह से कुछ इनकी भी प्रोग्रामिंग जो है वो चल रही है। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट। हाँ, और इसके बीच एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये कब से कब तक चलेगा, तो यह आपका 21 नवंबर से, बृहस्पति बहार कब से है, 21 नवंबर से ये स्टार्ट हो चुका है और ये 11th दिसंबर है, ये 11th दिसंबर है। ओके, 11th दिसंबर तक ये चलेगा, 11 दिसंबर 2023 तक। क्लियर, ये इसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन ने रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन कार्यक्रम को लॉन्च किया है, जिसे हम कह सकते हैं राइज कार्यक्रम, राइज भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट है कि अटल इनोवेशन मिशन आखिर है क्या, क्या होता है अटल इनोवेशन मिशन। इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। अटल इनोवेशन, इनोवेशन से ही मतलब आता है कुछ नया, नवाचार, है ना। तो नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। तो अब सवाल ये आता है नीति आयोग को लेकर के, नीति आयोग की क्या है, यह एक प्रमुख पहल है क्या, अटल इनोवेशन मिशन, इसको ध्यान रखना है। इस प्रकार के सवाल आपके यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर ही इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि पहल किसकी है। और नीति आयोग, नीति आयोग का गठन कब किया गया, 1 जनवरी 2015। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, है ना, फिक्स्ड है। उपाध्यक्ष कौन है इसके, वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सुमन के बेरी। ओके, अब बात की जाए कि इसका कार्यकारी निदेशक कौन है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, बी वी आर सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। ओके, सुब्रमण्यम। क्लियर, सुब्रमण्यम। एनी डाउट टू एनीवन? नाउ या अटल टिकरिंग लैब्स स्कूलों में रचनात्मक नवीन मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के तहत क्या है, एक प्रमुख पहल है। चलिए, अब बात आती है आसियान भारत बाजरा महोत्सव। सबसे पहले यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि 2023 को 2000 यूएन ने क्या डिक्लेयर किया है, यूएन ने डिक्लेयर किया है 2023 को किस रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में, मिलेट ईयर। ओके, इंटरनेशनल मिलेट ईयर यानी अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 किसने अनाउंस किया है, यूएन ने। यूएन का गठन कब किया गया था, 1945 में, और भारत क्या था, इंडिया वाज फाउंडर कंट्री ऑफ यूएन एंड इट वाज ज्वाइन इन अक्टूबर 1945। नेक्स्ट है, इसमें टोटल कितने इसके मेंबर्स हैं, 193 इसके मेंबर्स है यूएन के, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका न्यूयॉर्क हो गया। खैर, अब बात आती है, चूंकि इसने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित कर रखा है, तो आसियान भारत बाजरा महोत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया गया ये देखना है। और आप जितने भी कंट्रीज देख रहे हैं ये आसियान के हैं। आसियान में टोटल कितने कंट्रीज हैं, आसियान में टोटल 10 कंट्रीज है, 10 देश है इसमें शामिल है। उसका गठन कब किया गया था, तो 1967 में इसका गठन किया गया है, 1967 में आसियान का गठन किया गया था। तो बात आती है, चलिए देख लेते हैं अब क्या क्या है। इसके 10 सदस्य के तो नाम यहाँ दिए गए हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के 10 सदस्य, यानी आसियान का अगर फुल फॉर्म बोला जाए तो क्या है, आसियान का साउथ ईस्ट एशियन नॉर्थ रीजन हो जाएगा। ठीक है, आसियान की स्थापना कब की गई थी, मैंने बता दिया 67 में, 8 अगस्त 67। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, और इस साल आसियान की अध्यक्षता, ये मेजबानी किसके पास है, तो इंडोनेशिया के पास है, ये ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के पास है। क्लियर, नाउ
कम टू द नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। आयुष मंत्रालय और आपका क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। WHO की बात की जाए कि इसके महानिदेशक कौन है, तो कौन है, टेड्रोस घेब्रेयेसस। कौन है, टेड्रोस घेब्रेयेसस। टेड्रोस घेब्रेयेसस, WHO। इसने क्या किया कि पारंपरिक और पूरक जो चिकित्सा है, इस परियोजना पर इसने समझौता किया। किसके साथ, आयुष मंत्रालय के साथ। और यह तीसरा समझौता है, आयुष मंत्रालय के साथ ये तीसरा समझौता है। इससे पहले समझौता 2016 में किया गया, फर्स्ट समझौता। सेकंड समझौता 2017 में, एंड जो तीसरा किया गया है वो अभी 2023 में किया गया है। आयुष का मतलब होता है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ। इन सबों को, चूंकि ये क्या है, एक चिकित्सा की पारंपरिक पद्धति रही है ना, चिकित्सा की पारंपरिक पद्धति थी, जिसे बाद में एक समय में ऐसा था कि अरे वो तो पारंपरिक, तुलसी के काढ़ा पीने से क्या हो जाएगा। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे, खास करके जब से कोरोना का टाइम आया उसके बाद से इसी पद्धति के ऊपर लोगों ने क्या किया, ज्यादा फॉलो कर रहे हैं इस पद्धति को। इससे ट्रीटमेंट करना क्या हो जाएगा, एक तो नुकसान, किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। तो इसलिए WHO ने क्या किया कि इसको बोला कि नहीं, इसे हमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में हमें ऐड करना है। उसको बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आयुष मंत्रालय के साथ हमें समझौता करना होगा और इसकी पद्धति को हमारे ग्लोबली यानी वैश्विक रूप से सभी को उजागर करना होगा, सभी देशों तक पहुंचाना होगा। ओके, नेक्स्ट है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शिलोंग में क्या किया गया, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया। शिलोंग यानी आपका मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कोविड-19 योद्धाओं को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है कोविड-19 योद्धाओं को, यानी जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स रहे हैं उन सभी को इसके द्वारा जो है पुरस्कार दिया गया है। स्टार्टअप डेटा प्लेटफॉर्म ट्रैक्शन ने आंकड़ा दिया है कि जो महिला नेतृत्व वाले जो उद्यमी हैं, ओके, उसमें बैंगलोर सबसे फर्स्ट पे है, सेकंड में मुंबई एंड थर्ड पे आपका दिल्ली है। ल्यूक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ल्यूक फ्रीडेन। और ऐसे अगर बात की जाए स्पेन के, कौन है, पेड्रो सांचेज है स्पेन के। नाउ नेक्स्ट, जेसीबी साहित्यिक पुरस्कार फायर बर्ड के लिए तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को दिया गया है। यूपी द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया 19 नवंबर को। कब शुरू किया गया है यह, 19 नवंबर। ओके, यूपी में अंतर्देशीय मत्स्य पालन सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है, यूपी ने। विश्व मत्स्य पालन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 21 नवंबर को। और उसी समय क्या किया गया था कि आपका ग्लोबली फिशरीज कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया अहमदाबाद में, यानी 21 और 22 नवंबर को। और इसके तहत अगर वर्तमान में बात की जाए कि भारत जो है पूरे मछली के प्रोडक्शन में किस स्थान पर आता है, तो तीसरे स्थान पर आता है, ग्लोबली ये थर्ड पोजीशन पर है। यहाँ तक कि इसकी ये बोला जा सकता है कि वर्तमान में करीब ये 2.8 करोड़ से अधिक लोगों को इस क्षेत्र में आजीविका भी प्रदान कर रहा है। क्लियर, नेक्स्ट है, निकारागुआ की सैनिस प्लासियोस जो है मिस यूनिवर्स बनी है। ओके, तो ये हो गया आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। लास्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है, और विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम 21 नवंबर को नई दिल्ली में शुरू किया गया। ओके, कब, नई दिल्ली में शुरू किया गया संयुक्त राष्ट्र फोरम। दक्षिणपंथी स्वतंत्रतावादी कौन है, जेवियर माइली, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति। यूपी कैडर का वरिष्ठ IPS अधिकारी आलोक शर्मा को क्या बनाया गया है, SPG का निदेशक नियुक्त किया गया है, SPG का। नेक्स्ट है, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। एंड ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार क्रिकेट का विश्व कप इसने जीता है, 6 टाइम इसने जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। कोटक बैंक द्वारा अशोक वासवानी को MD और CEO बनाया गया। ChatGPT निर्माता कौन है, OpenAI ने CEO सैम अल्टमैन को निकाल करके मीरा मुराती को उनकी जगह नियुक्त किया है। दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 जो मंत्र स्तरीय वार्ता है, यह नई दिल्ली में आयोजित की गई। RBI के पूर्व गवर्नर S वेंकट रमन का चेन्नई में निधन हो गया। ये 90 से लेकर 92 तक ये RBI के गवर्नर रह चुके थे। ओके, चलिए, तो ये हो गई आपकी कुछ इंफॉर्मेशंस। एंड लास्ट है, आईफा यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा एकेडमी भुवनेश्वर में कब लॉन्च किया जाएगा, तो यह 21 नवंबर को। कहाँ कर रहा है, भुवनेश्वर में। RBI ने किस बैंक पर 9.92 लाख का जुर्माना लगाया है, एक्सिस बैंक पर इसने लगाया है, एक्सिस बैंक पर। ओके, एक्सिस बैंक, ये डेट ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने सेवा और SK के लिए विलय को मंजूरी दी है, असम ने।
एंड द लास्ट वन, इंडसइंड बैंक, सुज़लॉन एनर्जी सहित 9 कंपनियों में किसमें जोड़ा गया है? MSCI इंडिया इंडेक्स में। किसमें? MSCI इंडिया इंडेक्स में इसको जोड़ा गया है। तो ये हो गई आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर क्लास। अगर आप लोगों को किसी भी को कोई डाउट हो, एनी डाउट टू एनी वन, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और कोशिश करें कि आप लोग चैनल को एज मच एज अधिक से अधिक चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपने कोई ओपिनियन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, बिल्कुल। तो मिलते हैं फिर टुमारो इवनिंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एंड वन मोर थिंग, ये क्लास आप लोगों की बहुत जल्द जो है लाइव शुरू हो जाएगी। करंट इस चैनल पे 2 टाइप से चलेगी, एक आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगा जो इस प्रकार से मैं लेके चलूंगी, और एक आपके क्वेश्चंस फॉर्म में होंगे। लेकिन आपके लिए क्या है, दोनों महत्वपूर्ण है, तो कोशिश कीजिए कि आप दोनों, तो अगर आपका डिस्क्रिप्टिव बहुत क्लियर है, डाउट्स क्लियर हैं, तो आपको MCQs में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट एग्जाम में भी आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से करके आ सकेंगे। तो चलिए, और एक चीज और है, एग्जाम के पैटर्न जो है बदल रहे हैं। आपने PCS का, UPSC का देखा ही होगा कि क्वेश्चंस के अंदर सब क्वेश्चंस बने होते हैं। ऐसा नहीं कि सिंगल एक लाइन पूछ लेता, वो एक आधा क्वेश्चन ही होता है। अदरवाइज ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो लेंदी बने होते हैं, यानी क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस बने होते हैं। तो इट्स बेटर कि पढ़ाई को थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज करते हुए इस प्रकार से करंट अफेयर्स को पढ़ें, और इसकी भूमिका सबसे अधिक होती है आपके सिलेक्शंस के लिए, है ना, क्योंकि एज मच एज क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, करंट अफेयर से आते हैं। तो इसका थोड़ा इन बातों का ध्यान रखिए और एज मच एज रिविजन किया करें। तो मिलते हैं फिर tomorrow evening. Thank you to all of you and have a nice evening and good night to all of you.